हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महाबैच सीरीज़ जो चल रही है हमारी। लेकिन आज मैं एस्टेट के क्वेश्चंस के साथ ग्रामर के क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा एक वीडियो बनाया और वो पूरा ख़राब हो गया। आज 30 क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन पे जाके मेरे को पता चला मैंने माइक पहना ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम जो है हो जाते हैं। खैर, मैं सबसे पहले आप लोगों से जो बात करना चाहूँगी वो बात ये करना चाहूँगी कि ये हमारा महाबैच है जो DSSB TGT PGT और KVS NVS वगैरह के लिए है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर इस बैच को चेकआउट करना है। ये बैच शुरू हो रहा है 16 तारीख से। इसके साथ ही सिर्फ DSSB का भी है, सिर्फ BPSC का भी है। आई नो कि आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर भी लिखा था कि फ़ीस जो है वो हाई है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि आप जिनको फ़ीस ज़्यादा लग रही है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई मेरे पढ़ाने पे या उस चीज़ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है, मगर कभी किसी को कोई चीज़ कम लगती है, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा लगती है। तो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप बैच ना खरीदना चाहें तो डो नॉट वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी इन गुड बुक्स। आप बुक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि बुक्स आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। वहाँ शॉर्टकट मत लीजिएगा, वहाँ ये मत सोचिएगा कि अरे अब बुक्स भी ना खरीदनी पड़े। बुक्स खरीदिए और वो बुक्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आप खुद भी नहीं जानते। ठीक है, तो मेरा जो काम है, मैं अपने बैच को लेकर आई हूँ जो DSSB TGT PGT BPSC KVS NVS, ये एक अपना बैच है, अपने आप में कंप्लीट बैच है। सिर्फ UP TGT PGT और UP LT को छोड़ के, UP LT को मैं इसलिए कह रही हूँ उसका इट नोटिफिकेशन आया नहीं है, नथिंग हैज़ बीन जो है फिक्स्ड येट कि भाई कुछ क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगा। तो उसको छोड़ के, यानी कि UP TGT PGT और LT को, UP LT को छोड़कर बाकी ये DSSB BPSC KVS NVS और सबको कवर करेगा। हम आपको जो नोट्स भी देंगे, हमारा काम लगातार नोट्स पे चल रहा है पूरा। आपको उसमें लिटरेचर के नोट्स मिलेंगे, ग्रामर के मिलेंगे, क्वेश्चन एयर मिलेगा, NCERT मिलेगी, सब कुछ आपको हमारे बेस्ट बुक्स में से मटेरियल आपको जो है हम देंगे, यानी कि चूज़ करके आपको सेलेक्टेड आइटम जो है आप तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, ये तो हुई बात हमारे बैच की। जाना क्या है, करना क्या है कि आप लोगों को जाकर प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। ये तो हुई बात एक अलग। अभी मुझे एक बात आप लोगों से और करनी है। आप लोगों ने देखा होगा आज EMRS की आंसर की आई है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे वो आंसर की में ये चीज़ भेजा भी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भाई उसमें उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं और आप लोगों को ऑब्जेक्शन ज़रूर डालना चाहिए। तो मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बताऊंगी। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट ने एक भेजी है, कामना ने जो है वो भेजा था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरे को 2 स्टूडेंट्स ने भेजा कि आज आंसर क्या है एंड दे आर रियली डिसअपॉइंटेड कि जो क्वेश्चंस उनके ठीक थे वो भी इसमें गलत मान लिए गए। एक क्वेश्चन था उसमें, ईदर बैट इज गुड, उसमें उन्होंने ईदर को प्रोनाउन मान लिया है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब बैट नाउन है तो नाउन के पहले कहाँ, कौन सी बुक में लिखा है कि प्रोनाउन आ जाता? अगर ईदर ऑफ द बैट्स होता तो वो प्रोनाउन था, लेकिन नाउन के पहले अगर वो आ रहा है तो वो डिटर्मिनर है, वो एडजेक्टिव है, तो वो एडजेक्टिव था मगर उन्होंने उसे प्रोनाउन मान लिया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है। आप इसमें किसी भी स्टैंडर्ड बुक से उसका जो है वो देख लेके डिटर्मिनर वाला चैप्टर खोल के आप इस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि मिस्टर कंवल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो मिस्टर कंवल इज द प्रिंसिपल, द लगना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑफ से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, स्कूल तक आपने रिस्ट्रिक्ट करा तो द लगेगा। और ये चीज़ जगह जगह आपको ये भी स्टैंडर्ड में दिया जाएगा, व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट समथिंग देन वी यूज आर्टिकल द। जैसे द, अगर जो रिंग गोल्ड बोलते हैं वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब हम उसे सीमित कर देते हैं कहाँ तक, रिंग तक, तो उसके आगे द लगता है, जबकि वो तो अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो हम बोलते हैं द रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, ये क्वेश्चन था ये वाला, अ टीचर इन अ लेटर टू द प्रिंसिपल शैल एड्रेस हर एज माय डियर मैम, मैम, रिस्पेक्टेड मैम। मैंने आपको कहा था कि ये
मैं जो है मैंने रेनन मार्टिन में से कोट करके बता रही हूँ। जो अब पैटर्न है वो डियर सर या मैम चलता है, लेकिन मैडम कहाँ से है ये नहीं है, क्योंकि आप इसमें रेनन मार्टिन का वो डाल सकते हैं। एक और था इसमें रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन था, उसमें भी इवेंट में बुक्स कहाँ से कंसल्ट होती हैं, ये क्वेश्चंस के आप लोग जो हैं इसमें जो लोग का स्कोर अच्छा खासा आ रहा है, बिल्कुल उनको जो है इस चीज़ का जो है ऑब्जेक्शंस डालने चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स में आपको इसके बिल्कुल जो है आंसर्स मिल जाएंगे और आप उसको डाल सकते हैं। और मिलके लोग जो डाल दे, जैसे एक का कोई डाल दे, एक का कोई डाल दे, तो हो सकता है इससे आपको हेल्प जो है वो मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई देखो, वैसे मैं इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी, ये मुझे आप बताइएगा। चलिए, इसके साथ अब मैं जो है जो मेरा आज का काम था वो करूँ। और ये था मेरा काम आज का कि मैं 22 क्वेश्चन पे पहुंच के बैक टू जो है वो हो गई हूँ पेवेलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ही डिजर्व्स फ्री स्टूडेंटशिप डैश हिज मेरिट। इसमें ऑप्शंस देखिए, इन स्पाइट ऑफ, इन द फेस ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ। तो क्वेश्चन ये बता रहा है ही डिजर्व्स फ्री स्टूडेंटशिप, व्हाई, हाउ, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज मेरिट, कि भाई अपनी मेरिट की वजह से। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज सी, बाय द वर्च्यू ऑफ। तो आंसर इज सी, बाय द वर्च्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। क्वेश्चन में नीड को मेन वर्ब की तरह दिया हुआ है और जो ऑप्शन है उसमें नीड को मॉडल की तरह ले लिया है। इसका सही जो बनना चाहिए वो ऐसे बनना चाहिए कि दिस वॉच इज नॉट नीडेड टू बी वाउंड। है ही नहीं कहीं पे भी। तो उनमें से हम इसमें क्या मानेंगे, ए मानेंगे, क्योंकि यहाँ भले ही नीड को मॉडल के रूप में ले लिया है, मगर मेरे हिसाब से तो कोई सा भी ऑप्शन है ही नहीं, नन ऑफ द अबव होता तो मैं तो वही लगाती, दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विनीता प्रोनाउंस द वर्ड डैश करेक्टली, क्वाइट, क्विट, क्विल्ट, क्वाइट। अब ये जो दो वर्ड्स हैं, क्विट और क्विल्ट तो छोड़ दीजिए, दो वर्ड्स हैं क्वाइट एंड क्वाइट, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। दैट फर्स्ट वन इज क्वाइट एंड द लास्ट वन इज क्वाइट। तो जो क्वाइट होता है वो शांति के लिए होता है और जो क्वाइट होता है वो होता है परफेक्टली, पूर्णतया। तो कैसे पूर्णतया, सही तरह से। तो द आंसर शुड बी डी। ठीक है जी, ये मैंने भी इसकी एस्टेट की आंसर की में से देख रही थी, उसमें इसका आंसर ए दिया हुआ था। अब किस रूप में दे रखा था, अब क्या कह सकते हैं। एक नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट अ मेमोरी प्ले। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मेमोरी प्ले होते क्या हैं। मेमोरी प्लेज होते हैं जो इवेंट्स होते हैं आर ड्रॉन, इवेंट्स ड्रॉ करे जाते हैं फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट की मेमोरी के अकॉर्डिंग होते हैं। ये टर्म टेनिस विलियम्स के द्वारा दिया गया था, टेनेसी विलियम्स के द्वारा दिया गया था। जब उन्होंने अपना प्ले लिखा था द ग्लास मैनेजरी, तो उसमें उन्होंने ये टर्म दिया था मेमोरी प्ले। स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर भी टेनेसी विलियम्स का है, समर एंड स्मोक भी टेनिस विलियम्स का है, और द ग्लास मैनेजर ये जो है ये भी किसका है, दैट इज ऑल्सो द प्ले बाय टेनेसी विलियम्स। अब बात है कि इनमें से कौन सा प्ले जो है वो मेमोरी प्ले नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कौन सा प्ले जो है वो नहीं है, एंड दैट इज मर्डर इन द कैथीड्रल। दैट इज मर्डर इन द कैथीड्रल। मर्डर इन द कैथीड्रल वर्क है किसका, टी.एस. इलियट का। दैट इज ए वर्ड्स प्ले। तो ये जो है यही वर्क एक जो है वो मेमोरी प्ले नहीं है। फिर मैं आपको बताती हूँ, मेमोरी प्ले ये टर्म ही दिया गया था टेनिस विलियम्स के द्वारा, और कौन से प्ले में था, द ग्लास मैनेजर में। और ये स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, समर एंड स्मोक भी उन्हीं के वर्क हैं, ये भी मेमोरी प्ले हैं। मेमोरी प्ले जिसमें इवेंट्स जो हैं वो प्रोटैगनिस्ट की मेमोरी के आधार पर लिखे जाते हैं। मर्डर इन द कैथीड्रल एक वर्ड्स प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया, टी.एस. इलियट का। जब ये इसमें आंसर की देख रही थी तो इसमें आंसर ग्लास मैनेजरी दे रखा था, जबकि वहीं से ये टर्म आया है मेमोरी प्ले।
Now the next question is, the purloined letter is a purloined letter, that is purloined letter is a सोशल फिक्शन, साइकोलॉजिकल फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन या रोमांटिक फिक्शन। परलॉइन लेटर जो लिखा गया है वो एडगर एलन पो के द्वारा लिखा गया है, जो अमेरिकन डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखा करते अमेरिकन राइटर थे, और ये क्या है, एक डिटेक्टिव फिक्शन है। दैट इज अ डिटेक्टिव फिक्शन, दैट इज अ डिटेक्टिव फिक्शन। Which of the following is not the theme of the story The Last Leaf? Hope, friendship, sacrifice, ambition. आप सभी ने लास्ट लीफ जो है वो जरूर पढ़ी होगी, और जिसमें सू और जॉन्सी नाम की दो जो लड़कियां हैं, जिसमें से जॉन्सी जो है वो निमोनिया से पीड़ित होती है, और बर्नाम नाम का एक पेंटर होता है, वो लास्ट लीफ बनाता है मास्टरपीस, जिससे कि वो लड़की जो है वो जो मरने की कगार पर होती है और वो होप उसमें वापस आ जाती है। तो इसमें एम्बिशन को छोड़कर बाकी सारी थीम है, तो द आंसर इज एम्बिशन। ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉज कंपोज्ड इन 1765, 1865, 1885, 1895। ओ कैप्टन माई कैप्टन को कंपोज किया गया था, ये एक एलिजी है, और ये वॉल्ट विटमैन की एलिजी है, जिसमें एक जो है एक मेटाफर यूज़ किया गया है, और ये आई थी 1865 में। दैट केम इन 18, ये कंपोज की गई थी 1865 में, इसे कंपोज किया गया था। Who called Pablo Neruda the greatest poet of the 20th century in any language? Pablo Neruda को greatest poet कहा है C.G. मार्किज ने। ये पैब्लो नेरुडा को सी मार्किज के द्वारा ग्रेटेस्ट पोएट जो है वो कहा गया है। डेरेक वेलकट्स फैमिली हैज़ नॉट अ फॉलोइंग डिसेंट, यानी कि उनकी डेरेक वेलकट की जो फैमिली है, इनमें से किस में उनके जो हैं वो पीढ़ियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो इंग्लिश है, डच है, अफ्रीकन है, बस मंगोलॉइड नहीं है। तो मंगोलॉइड नहीं है, तो यही इसका आंसर है कि डेरेक वेलकट की जो डिसेंट है वो मंगोलॉइड नहीं है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ बादल सरकार? बादल सरकार का ओरिजिनल नाम क्या है? सुधींद्र सरकार, अवनींद्र सरकार, रविंद्र सरकार या सचिंद्र सरकार? तो बादल सरकार जी का जो ओरिजिनल नाम है वो है सुधेंद्र सरकार, दैट इज सुधेंद्र सरकार। द मीनिंग ऑफ द नेम उनोका इज, उनोका जो कैरेक्टर है वो थिंग्स फॉल अपार्ट जो है चिनुआ एशपे का नॉवल, उसमें एक कैरेक्टर है, और इसका मीनिंग है होम इज सुप्रीम। द आंसर इज होम इज सुप्रीम। Now question number 12, which of the following phrases is an example of alliteration? Alliteration का मतलब होता है कि जब जो वर्ड्स होते हैं हर पहले वर्ड का हर लेटर सेम होता है उसको, चाहे वो वॉल हो या कॉन्सोनेंट, जैसे अलोन अलोन, ऑल अलोन, तो ये alliteration का एग्जाम्पल है। अगर वॉल वाला होगा यानी कि जो आपका एसोनेंस होगा तो वो जो है उसमें वॉल्स बीच में आएंगे, सेम वॉल्स रिपीट होंगे। तो जब सेम लेटर रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए, सनसेट ओवर द ओशन, प्रिटी पर्पल पैंजीज, रनिंग क्विकली, ब्राइट स्टार्स, तो इसमें पी 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 जो रिपीट हो रहा है वो किस में रिपीट हो रहा है? बी ऑप्शन में, दैट इज बी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा का मतलब होता है, आप ऑप्शंस देखिए, एनाफोरा का मीनिंग होता है कि जब सेम वर्ड या सेम फ्रेज सेंटेंसेस के शुरू में रिपीट होते हैं उन्हें एनाफोरा कहा जाता है। द आंसर इज बी, द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज और सेंटेंसेस। And now the question is 14. Alexander Pope's description of Atticus in his epistle to Dr. Arbuthnot, willing to wound yet afraid to strike, is an example of. अब जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में विलिंग का जो ऑपोजिट है वो अफ्रेड है,
वूंड का ऑपोजिट जो है वो स्ट्राइक है। जब तक मारोगे नहीं तब तक जो है वो घाव कैसे होगा। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को पुट टुगेदर रखा गया है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। और ये किसकी खूबी है? एंटीथीसिस की। ये खूबी है एंटीथीसिस की। द टाइटल अ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया, सिनेक्डोकी, पैराडॉक्स, नन ऑफ द अबव। भाई देखो ऐसा है, किल 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 विद काइंडनेस, वैसे तो ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल होना चाहिए, लेकिन जो ये पूरा टाइटल है ना ये आयरॉनिकल है। दैट इज आयरॉनिकल। आयरॉनिकल का मतलब ये होता है कि व्हेन यू मीन टू से समथिंग बट द मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट, दैट इज आयरनी। पैराडॉक्स नहीं है, सिनेक्डोकी नहीं है, ओनोमोटोपिया नहीं है, तो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। A figure of speech in which a contrast or opposition in the meaning of contiguous phrase or clause is called antithesis। जब दो statements को रखा जाता है जो opposite होते हैं for the sake of emphasis, the answer is antithesis। झूठन is an novel, biography, autobiography या novella। झूठन ये दलित लिटरेचर में से है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, ये दलित लिटरेचर का क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद के दलितों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उन पे उसको बताया है। और ये एक बहुत ही मर्मस्पर्शी रचना है और ये एक ऑटोबायोग्राफी है। झूठन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब उसके बाद हमारे ये क्वेश्चंस कुछ जो हैं ये आप लोगों के जो है ये मैंने इसके फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आइडेंटिफाई करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ये कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये एस्टेट में नहीं पूछे गए थे मगर मैंने सोचा मैं बीच बीच में करवा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, द डेलीगेशन प्रेजेंटेड इट्स मेमोरेंडम टू द हेड ऑफ स्टेट हु चेयर्ड द कन्वेंशन। तो यहाँ पर ये द डेलीगेशन प्रेजेंटेड इट्स मेमोरेंडम टू द हेड ऑफ स्टेट, टू whom टू द हेड ऑफ स्टेट। मेमोरेंडम ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो नाउन है। नाउन के बारे में बताता हुआ जो क्लॉज है हु चेयर्ड द कन्वेंशन, इसी नाउन के बारे में बता रहा है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है लेकिन ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि ये अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन के बारे में ही बता रहा है। नाउ दैट यू हैव अग्रीड टू माई प्रपोजल वी कैन स्टार्ट वर्क सून। इसमें जो प्रिंसिपल है वो है वी कैन स्टार्ट वर्क सून। वाई? नाउ दैट यू हैव अग्रीड, अब ये वाई का जवाब दे रहा है। जो वाई का जवाब दे वो क्लॉज कौन सा होता है? दैट इज एडवर्ब क्लॉज। जो वाई का जवाब दे दैट इज एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। यू मस्ट कीप होनिंग योर स्किल्स। कब तक? ये टाइम का जवाब दे रहा है, कब तक? टाइम क्लॉज है, तो ये एक टाइम क्लॉज किस में होता है? जो जवाब देता है व्हेन का टाइम क्लॉज है तो वो टिल द व्हेन, तो ये अनटिल, तो ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। पहुंच गई मैं 22 पे देख लो। द अवार्ड वॉज गिवन, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। द अवार्ड वॉज गिवन टू द वन आना चाहिए, टू द पर्सन या टू द वन हु डिजर्व्ड इट मोस्ट। तो भाई ये जो वन अगर ये नहीं लिखोगे तो सेंटेंस अधूरा है। द अवार्ड वॉज गिवन टू द पर्सन, ये नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, डिफाइनिंग क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, तो ये रिलेटिव क्लॉज है, दैट इज रिलेटिव क्लॉज। ना नाउन है, ना एडवर्ब है, ना इंडिपेंडेंट है, ये एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। द रिलीफ ऑपरेशंस आर केप्ट एट स्टैंड बाय वाई इन केस देयर। अब वाई का जवाब दे रहा है तो आप समझ गए होंगे कौन सा क्लॉज है। वाई का जवाब देने वाला क्लॉज कौन सा होता है? दैट इज एडवर्ब क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 23। वन ऑफ हिज फादर्स कलीग्स who has just returned from a stint in the US has taken up a residence in our neighborhood। आपको सामने दिख रहा होगा one of his father's colleagues who has just returned, ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी जा रही है और कॉमा लगा के अलग करा जा रहा है, तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है एडजेक्टिव ही,
कलीग के बारे में ही बताया जा रहा है मगर एक अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कलीग को नहीं बताया जा रहा, उनके बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। बहुत आसान होता है इन्हें छांटना। महात्मा गांधी, who was called the half-naked fakir by Winston Churchill, is revered by the world. महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा है मगर अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि विंस्टन चर्चिल ने उन्हें क्या कहा था। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है महात्मा गांधी इज रेवर्ड बाय द वर्ल्ड, चूंकि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो ठीक उस एंटीसीडेंट के बाद आता है जिसके बारे में वो बता रहा होता है, मगर बता तो ये भी महात्मा गांधी के बारे में ही रहा है ये क्लॉज, मगर ये अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड व्हेन इट इज प्रोवाइडिंग जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। द आंसर इज डी। ठीक है जी। Let me know when you get back from your trip. Let me know when you get back from your trip. तो ये है let me know क्या, let me know के बाद जवाब आ रहा है क्या, what। तो यहाँ पर जो what का जवाब दे that's noun clause, तो यहाँ आंसर है that is noun। और when you educate a woman, you educate a nation। आप देख रहे हैं यहाँ कॉमा आ रहा है, जब कॉमा आता है तो उसका मतलब होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल यू एजुकेट अ नेशन व्हेन, कब, जो कब का जवाब दे वो एडवर्ब क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलेस यू डिवोट योरसेल्फ टू द क्लॉज, टू द कॉज होगा ये, होल हार्टेडली नो रिलीफ कैन बी फोरसीन। Unless you devote yourself to the cause wholeheartedly, no relief can be foreseen. No relief can be foreseen when? Unless you devote, जब तक की, वो ऊपर वाला जो है वो जब तक की जो दे रहा है, जब तक, कब तक, जब तक, वो एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन नीचे वाला प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। Elephants, although they look big and mighty, are not predators. Elephants are not predators. हालांकि, तो adverb clause of concession and contrast है। The answer is B, adverb clause of concession and contrast. As they entered the auditorium, the movie began to play. आप देख रहे हैं कॉमा आ रहा है बीच में, अगर कॉमा बीच में आता है इसका मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट पहले आ रहा है। The movie began to play कब? When they entered the auditorium। तो the movie began to play ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। A Princess Remembers is a book of memoirs penned by Gayatri Devi, who was the third Maharani of Jaipur. यहाँ पर गायत्री देवी के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी गई है, तो दैट इज अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। कॉमा से भी आप पहचान सकते हैं, वैसे तो ये शॉर्टकट है, लेकिन ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी गई है, तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो ये था मेरा आज का सेशन, और इससे पहले मैंने पूरा सेशन बनाया और वो पूरा सेशन बेकार हो गया, तो हो सकता है थोड़ा सा तेज हो गया हो, क्षमा प्रार्थी रहूँगी उस चीज़ के लिए। और जो है बस आज की क्लास यहीं तक। एक ही चीज़ आपसे लोगों से कहना चाहूँगी कि जब ये इस तरीके की आंसर कीज आती हैं तो अपना मनोबल टूटना एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर 2-4 क्वेश्चंस की आंसर की गलत आ भी रही है, स्कोर ऐसा कीजिए कि उससे कट ऑफ से कहीं ऊपर आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन उससे ऊपर आपके ठीक हो। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है वो कहती हूँ। देखिए मुझे नहीं पता इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं, मैं इन चीज़ों में अंदाजे अपने मन में लगाकर अपने मन तक ही रखती हूँ, अपने मन की बात आप तक नहीं पहुँचाती हूँ, क्योंकि जो है वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, कि अब ये इस तरीके के अंदाजे जो है वो लगाना। और जब मैं जो चीज़ कहती हूँ वो पूरे उसके साथ तथ्यों के साथ ही बात करना पसंद करती हूँ। तो बस इतना ही आप लोगों से आज की बात यहीं तक, बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर और कीप फेथ। A shining future is waiting for you.